मार्च 2026 इंडिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हॉल में डिप्लोमैट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठे थे। कोई नोट्स ले रहा था, कोई फोन चेक कर रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। तभी स्टेज पर आते हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो एक ऐसी लाइन बोलते हैं कि पूरा हॉल कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, "Oh, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things." सीधी बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि चाइना जैसी गलती वो इंडिया के साथ रिपीट नहीं करेंगे। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि यूएस ये ओपनली कह रहा है कि चाइना को सुपर पावर बनाना उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे में क्या यूएस सच में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, या सपोर्ट के नाम पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है जिसे वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है मैनेज राइट, यानी इंडिया को स्ट्रांग बनाओ पर इतना नहीं कि कल वो यूएस का कॉम्पिटिटर बन जाए। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ऑयल हो, वेपन्स हो या टेक्नोलॉजी, इन सब में यूएस के पास ऐसे कंट्रोल स्विचेस हैं जिन्हें दबाकर वो इंडिया की स्पीड अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि इंडिया के पास भी ऐसे कार्ड्स हैं जिनके बिना यूएस का सुपर पावर बने रहना मुश्किल है। पर इससे पहले हमें 25 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हो रहा है उसकी शुरुआत एक पुरानी गलती से हुई है। साल था 2001। अमेरिका ने एक डिसीजन लिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती बन गया। डिसीजन था चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलवाना। And so China became the 143rd member of the WTO. It was a happy and emotional moment. जिसका मतलब था चाइना का मार्केट अब दुनिया के लिए खुलेगा और दुनिया का मार्केट चाइना के लिए, जिससे अल्टीमेटली सारे देशों को एक रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ता। उस समय वॉशिंगटन का प्लान एकदम सिंपल था। चाइना को ग्लोबल मार्केट में इंक्लूड करो, ट्रेड बढ़ेगा, पैसा आएगा और धीरे धीरे जब चाइना के लोग अमीर होंगे तो वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी और चाइना जैसा बड़ा मार्केट उनकी कंपनीज के लिए ओपन हो जाएगा। अब ये सोचना कितना गड़बड़ था ये हमें आज समझ में आ रहा है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। यूएस कंपनीज ने देखा कि चाइना में लेबर सस्ता है तो फैक्ट्रीज वहां शिफ्ट होने लगी। एप्पल हो, नाइकी हो या जनरल मोटर्स, सब ने अपना प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग बूम कर गई, जिससे चाइना बन गया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चाइना के इंटेंशन कुछ अलग ही थे। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप टेक्नोलॉजी भी सीख रहा था। कंपनीज को वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्वाइंट वेंचर्स खोलने पड़ते थे, जिससे ना चाहते हुए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती थी। American car company Ford has to share its proprietary technology to enter the Chinese automobile market. इस इंसिडेंस को देखिए। जनरल मोटर्स और फोर्ड ने मार्केट में एंट्री के लिए अपने इंजन का डिजाइन शेयर करा, जिसे चाइना ने सीख लिया और वर्ल्ड नंबर 1 ऑटो एक्सपोर्टर बन गया। 10-15 सालों में ही उसने इंजीनियर्स तैयार करे, रिसर्च में इन्वेस्ट करा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरों की टेक्नोलॉजी को समझा, जिससे चाइना सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो गया। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका ऐसी चीजों को बना पाना जो अमेरिका की असली स्ट्रेंथ थी, एडवांस टेक्नोलॉजी। और आज सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री हो या टेक, वो हर जगह अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर बन गया है। इमेजिन करिए, सिर्फ 20 साल में एक ऐसा देश तैयार हो गया जो यूएस को सीधा चैलेंज कर रहा था। इवन वॉशिंगटन में ये सेंटिमेंट हावी होने लगा था कि वी क्रिएटेड आवर ओन कॉम्पिटिटर, जिसे वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना ने अपना मार्केट कभी पूरी तरह ओपन नहीं करा। फॉरेन कंपनीज को अलाउ करा पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। ऑनेस्टली यूएस की गलती ये नहीं थी कि उसने चाइना को WTO का मेंबर बनाया या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी शेयर करी, बल्कि उसने ये सोचा कि चाइना रूल्स के हिसाब से चलेगा। When it joined the WTO, China also agreed to the rules of international trade, and it's in the interest of both China and the United States for China to abide by them. और यही वो मिस्टेक है जो वो इंडिया के साथ रिपीट नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने डिजाइन करे हैं इंडिया को मैनेज करने वाले ये कंट्रोल स्विचेस।
ऑयल की इंपॉर्टेंस क्या है ये सारी दुनिया जानती है, खास करके तब जब वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल हो। पर इंडिया के लिए ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, पर अनफॉर्चुनेटली इतनी पॉपुलेशन और डिमांड के बाद भी हम अपनी जरूरत का सिर्फ 13% ऑयल ही निकाल पाते हैं। बाकी बचा 87% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब हम अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। अब यूक्रेन वॉर के बाद एक अजीब सी सिचुएशन बनी। यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगवाए और उसका ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बिकना बंद करवा दिया। अब ऑयल तो लिमिटेड है, मार्केट में महंगाई ना बढ़े इसके लिए किसी को तो रशियन ऑयल खरीदना ही था। ऐसे में हमने वो ऑयल खरीदना शुरू करा, वो भी डिस्काउंट पे, जिससे रशिया का भी फायदा था और इंडिया का भी। और रिफाइनरीज को ये फायदा था कि वो इसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलकर प्रीमियम प्राइस पे बेच सकती थी। इन नंबर्स को देखिए, 2022 से अब तक रिलायंस ने 6, नायरा ने 4 और इंडियन ऑयल ने $2 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। पर यूएस यहां मात खा गया। वो इमेजिन नहीं कर पाया कि रशिया इतने समय तक वॉर में टिका रहेगा। धीरे धीरे उसे ये ऑयल खरीदने का अरेंजमेंट एक प्रॉब्लम की तरह दिखने लगा और ऐसा लगने लगा कि रशिया को साइडलाइन करने का प्लान फ्लॉप हो गया है, क्योंकि वॉर के बाद भी चाइना इंडिया को ऑयल बेच के उसकी इकोनॉमी संभली हुई थी और इंडियन रिफाइनरीज उसी ऑयल से बने प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा रही थी। मतलब यूरोप रशिया से लड़ भी रहा था और इनडायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को फंड भी कर रहा था। अब यूएस अपनी इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था। उसने ऑयल के इन दोनों बड़े कंज्यूमर्स पे रशियन ऑयल ना खरीदने का प्रेशर बनाया, पर चाइना बीइंग चाइना उसकी पकड़ से बाहर रहा और फोकस शिफ्ट हुआ सॉफ्ट टारगेट इंडिया पर। यूएस ने ट्रेड डील के बहाने इंडिया पर प्रेशर बनाना शुरू करा, रशियन ऑयल खरीदना बंद करो वरना एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। कई दिनों तक नेगोशिएशन चला और जब डील साइन हुई तब टैरिफ इस शर्त पर हटाया गया कि यूएस एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा जो ये चेक करेगी कि इंडिया रशिया से कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑयल तो नहीं खरीद रहा। अब कुछ सेकंड के लिए अच्छे से सोचिए कि 2026 में एक इंडिपेंडेंट देश को ऑयल खरीदने के लिए किसी और देश की परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी। मतलब हम किससे तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे ये हमें कोई और बताएगा। क्लियरली ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, यूएस अपना कंट्रोल इंडिया पे बनाए रखना चाहता है। अगर ऑयल से ध्यान हटाएं तो ट्रेड में जो हुआ है वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां सिर्फ प्रेशर नहीं है, यहां तो इंडिया ने खुद अपने हाथों से दरवाजे खोल दिए हैं। But they've also agreed to reduce their tariffs for us on a variety of agricultural products, manufactured goods, chemicals, medical devices, etc. It's an exciting opportunity for both countries. अब ये समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ट्रंप ने ऑलमोस्ट सारे देशों पे हैवी टैरिफ लगाए थे, हम पे भी 26% टैरिफ लगाया था, जिसका मतलब था कि इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले महंगे बिकेंगे, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, टैरिफ एक्सेप्ट करो और नुकसान उठाओ या फिर ऐसी ट्रेड डील नेगोशिएट करो जिससे टैरिफ कम हो जाए, और हमने डील वाला रास्ता चुना। पर इस डील में ऐसा कुछ हुआ है जो आपका समझना जरूरी है। इंडिया ने 5 साल में $500 बिलियन का परचेज कमिट करा है, मतलब इंडिया की जीडीपी का करीब 12% हिस्सा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि डील में यूएस ने हमारे एग्रीकल्चर मार्केट के दरवाजे खुलवा लिए हैं और यूएस अपना सब्सिडाइज सोयाबीन ऑयल, एनिमल फीड और फ्रूट जैसा सामान हमें एक्सपोर्ट करेगा। मतलब एमपी का एक किसान जो 2 एकड़ में सोयाबीन उगाता है, उसका सीधा कंपटीशन होगा इलिनॉइस के फार्मर से, जिसके पास 2000 एकड़ जमीन है, जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स हैं और जिसे गवर्नमेंट से कैश सब्सिडी मिलती है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में इसी तरह के करोड़ों लोग हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट खेती से जुड़ा है। तो ये फेयर कंपटीशन कैसे हुआ? अब अगर फ्यूचर डील में चेंजेस आते हैं तो यूएस को तो ये पता चल चुका है कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट खोला जा सकता है और नेगोशिएशन टेबल पर हमारी लिमिट्स क्या हैं, और यहीं से शुरू हुआ है कंट्रोल, क्योंकि इंडिया से वो कंसेशन कुछ ही महीनों में ले लिए गए हैं जो चाइना ने 25 साल में भी नहीं दिए। ऑयल में यूएस ने हमारी एनर्जी को कंट्रोल करा और ट्रेड में उसने हमारे मार्केट खुलवा लिए। पर इसके बाद जो आता है वो सबसे खतरनाक स्विच है। डिफेंस वो स्विच है जहां असली गेम हुआ है। ऑयल और ट्रेड में क्या हुआ है वो तो आप समझ चुके हैं, पर डिफेंस में जो हो रहा है वो प्रेशर नहीं है। ये तो एक ऐसी डील है जिसमें इंडिया खुश भी है पर फंस भी रहा है।
यूएस इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है, जैसे MQ-9B रीपर जैसे सर्वेलियंस ड्रोन्स, F414 जैसे जेट इंजन्स और IVAS जैसा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग खुश हैं, मिलिट्री मॉडर्न हो रही है, जो होना भी चाहिए। पर इस डील में एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है, ब्लैक बॉक्स। इसको ऐसे समझिए कि आपको यूज करने के लिए एक फोन मिला है, पर उसका पासवर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और के कंट्रोल में है। सीधी सी बात है, वेपन्स इंडिया को मिलेंगे, पर कोर टेक्नोलॉजी जैसे सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर अपडेट और डीप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमेशा यूएस के हाथ में रहेगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है रशिया के साथ। जब रशिया इंडिया को वेपन्स बेचता है, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक्स हो या सबमरीन, तब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। हम उनके वेपन्स को फ्रीली मॉडिफाई और अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुखोई 30 को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाया ताकि उसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल इंटीग्रेट की जा सके। पर यही यूएस के साथ नहीं कर सकते। इंडिया उसके एडवांस वेपन बिना उसकी परमिशन के अपने मिसाइल या जेट्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। नया सॉफ्टवेयर चाहिए, यूएस से परमिशन लो। कोई मॉडिफिकेशन करना है, यूएस से पूछो। मतलब हथियार हमारे पास रहेंगे, पर ट्रिगर यूएस के हाथ में रहेगा। अब तीनों स्विचेस एक साथ देखिए, ऑयल, ट्रेड और डिफेंस। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के पास इस लेवल का काउंटर हो सकता है? लेकिन ये सारा गेम वन साइडेड नहीं है। इंडिया के पास भी ऐसे कार्ड्स हैं जिनके बिना यूएस का सुपर पावर बने रहना मुश्किल है। सबसे पहला कार्ड है फार्मा। आज यूएस हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया की जेनेरिक दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। और ये मैं एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा हूं। अमेरिका में मिलने वाली लगभग 45% जेनेरिक दवाएं इंडिया सप्लाई करता है। इवन इंडिया सिर्फ यूएस का नहीं, बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है। हैदराबाद को ही देखिए, यहाँ इतनी फार्मा कंपनीज हैं कि उसे बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसे में अगर एक हफ्ते के लिए भी ये सप्लाई रोक दी जाए तो वहां के हॉस्पिटल, फार्मेसी और इंश्योरेंस सिस्टम पर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। इवन अमेरिका जैसे देश के लिए भी इतनी बड़ी सप्लाई का तुरंत कोई ऑल्टरनेट निकालना इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि ट्रेड डील में चल रहे टेंशन के बाद भी यूएस ने इंडिया के फार्मा सेक्टर पर 0 टैरिफ रखा, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसे छेड़ना। और यही बनाता है फार्मा को इंडिया की सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप। दूसरा कार्ड है ज्योग्राफी। दुनिया का करीब 80% ऑयल इंडियन ओशन से निकलता है, जहां एक कंट्री स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, इंडिया, जिसकी इंडियन ओशन में 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। और इसी ओशन की बिल्कुल यूनिक लोकेशन पे हैं अंडमान एंड निकोबार। पर ये आइलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? रीजन है इसकी लोकेशन, जो ठीक ऊपर है दुनिया के एक मेजर चोक पॉइंट के, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये एक पतला सा रास्ता है जहां से चाइना का 60% ऑयल और ट्रेड पास होता है। सोचिए, चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन इस पतले से रास्ते से होकर जाती है, जिसके सिर्फ 150 किलोमीटर दूर इंडिया का ये नेवल बेस है। यूएस हमेशा से ये चाहता है कि एशिया में चाइना की पावर कंट्रोल की जा सके, और इसके लिए उसे चाहिए इंडिया, जिसके पास है स्ट्रॉन्ग नेवी और ऐसी ज्योग्राफी जो उसे चाइना के ट्रेड रूट्स के बिल्कुल बीच में लाती है। और इसीलिए इंडिया पे डिपेंड करना यूएस की चॉइस नहीं, बल्कि मजबूरी है। अब यूएस चाइना के साथ गलती तो कर चुका है, इसीलिए वो उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। अब ऐसे में उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां बड़ी स्केल, कम कॉस्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग कराई जा सके। अब दुनिया में ऐसी जगहें कहां हैं, ये देखते हैं। वियतनाम पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ है, इतनी बड़ी स्केल हैंडल नहीं कर पाएगा। इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। मैक्सिको पॉलिटिकली अनस्टेबल है, और चाइना का वहां काफी इन्फ्लुएंस है। मतलब जब भी यूएस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा, एक ही नाम बार बार आएगा, इंडिया। 1.4 बिलियन लोग, सबसे यंग मेजर इकोनॉमी, जहां 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम है। हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जो पिचाई नडेला की तरह यूएस टेक कंपनीज को टॉप पे रखने का काम करते हैं। इन सब के अलावा अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए तो हमारे यहाँ की लेबर कॉस्ट चाइना से लगभग 3 गुना कम है। पर इन सब टैलेंट और मैन पावर के अलावा भी इंडिया के पास एक ऐसी चीज है जो यूएस की कंपनीज को बहुत ज्यादा पसंद है, कंज्यूमर मार्केट। 1.4 बिलियन लोग जो हर साल फोन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
इसीलिए एप्पल आईफोन्स असेंबल कर रहा है और गूगल डेटा सेंटर्स बना रहा है। पर एक पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं, ये कंपनीज इसलिए नहीं आ रही हैं कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, बल्कि इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियरली यूएस इंडिया जैसे मार्केट को लूज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल कार्ड, ब्रिक्स। पर इसे जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूएस की असली ताकत क्या है। न्यूक्लियर वेपन, नेवी, टेक्नोलॉजी? नहीं, डॉलर। दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। मतलब अगर इंडिया को ईरान से ऑयल खरीदना है तो डॉलर खरीदना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हर डील, हर चीज में डॉलर, और यही है यूएस की असली पावर। अब सोचिए कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना ये सब मिलकर डिसाइड कर लें कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे या फिर ऐसी करेंसी लाएंगे जो इन सब के लिए कॉमन हो, तो क्या होगा? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंडिया ने रशिया से थोड़ा ऑयल रुपये में खरीदना शुरू कर दिया है। चाइना और सऊदी के बीच भी युआन में ऑयल डील साइन करने की बात चल रही है। अब अगर ऐसे में डॉलर की जरूरत कम हो गई तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, और डॉलर की डिमांड गिरना मतलब अमेरिका की इकोनॉमिक पावर गिरना, और यही यूएस का सबसे बड़ा डर है। पर इसी डर में इंडिया की ताकत भी छुपी है। मान लीजिए कि किसी दिन यूएस अपने कंट्रोल स्विचेस को बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहा हो और इंडिया के पास इंडिपेंडेंट रहने का कोई ऑप्शन ना बचे, तब इंडिया के पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि वो ब्रिक्स के थ्रू नॉन डॉलर ट्रेड सिस्टम में आ जाए, जो यूएस की इकोनॉमिक पावर को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। मतलब ब्रिक्स एक ऑप्शन नहीं, एक बैकअप सिस्टम है। अब पूरी पिक्चर एक साथ देखिए। एक तरफ यूएस है जिसके पास हैं कंट्रोल स्विचेस, दूसरी तरफ है इंडिया जिसके पास हैं अपने कार्ड्स। दोनों एक दूसरे की जरूरत है पर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यूएस इंडिया को स्ट्रांग बनाना चाहता है पर अपनी शर्तों पर, इंडिया स्ट्रांग बनना चाहता है पर अपने तरीके से, और यही है मैनेज राइज। इंडिया ग्रो करे पर यूएस की स्पीड पे, उसके डायरेक्शन में और उसके रूल्स से, और अगर रूल्स किसी और के हों तो कंट्रोल भी उसी के पास होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पावरफुल वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा अलाइज हो, बल्कि वो है जो अपने डिसीजन खुद लेता है।